आज का लेक्चर बिल्कुल भी मत मिस करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हम रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड रेगुलर एक्सप्रेशन को रेगुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। बट इन चीज़ों को समझने से पहले तुम्हें इस टेबल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस टेबल को समझाना मैं तुम्हें चालू करता हूँ। आर ई का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज डिनोटेड बाय आर। आर एल का मतलब होता है रेगुलर लैंग्वेज विच इज डिनोटेड बाय एल ऑफ आर। इट इज लाइक अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है तो इनके रेगुलर लैंग्वेजेस ये होगी। अब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नल है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा नल। कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे डैश भी दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नल है तो उसका कोई रेगुलर लैंग्वेज ही नहीं है। ठीक है। अब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है एप्सिलन तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा एप्सिलन। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है ए तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा ए। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है बी तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा बी। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तुम्हारे कीबोर्ड का कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा उसी कीबोर्ड का वही सिंगल अल्फ़ाबेट। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है इन दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इन दोनों में से कोई भी एक है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आइदर ए और बी, या तो ए या तो बी। ठीक है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है ये, इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। इस केस में इसको हम कहेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए एंड बी। अगर कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए एंड बी रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसका रेगुलर लैंग्वेज होगा ए बी। अब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, ये जो रेज टू स्टार आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं क्लोजर। इसका मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंस। इस केस में इसको हम कहेंगे ए क्लोजर और इसका मतलब होगा जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए। अब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है तो इसका रेगुलर लैंग्वेज होगा ये जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए। ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे समेशन का मतलब नो अकरेंस ऑफ ए, जीरो अकरेंस ऑफ ए, वन अकरेंस ऑफ ए, टू अकरेंस ऑफ ए, थ्री अकरेंस ऑफ ए एंड सो ऑन। तो इसी को हम कहेंगे जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी क्लोजर तो ऑब्वियसली उसका रेगुलर लैंग्वेज होगा जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए बी। सिंपल एज दैट, राइट। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है ये जो रेज टू प्लस आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव क्लोजर। इसका मतलब होता है वन और मोर अकरेंस। इस केस में हम इसको कहेंगे ए पॉजिटिव क्लोजर और इसका मतलब होगा वन और मोर अकरेंस ऑफ ए। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है तो इसका रेगुलर लैंग्वेज होगा ये वन और मोर अकरेंस ऑफ ए। जैसे कि यहाँ पे ए मतलब दैट इज वन अकरेंस ऑफ ए, टू अकरेंस ऑफ ए, थ्री अकरेंस ऑफ ए एंड सो ऑन। और अब तुम लोग शायद से ये कह सकते हो कि यहाँ पे एप्सिलन क्यों नहीं है? अगर यहाँ पे एप्सिलन होता था तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क रह जाता था? बाबूजी का ठुल्लू, कोई फ़र्क नहीं रह जाता था, राइट। इसीलिए यहाँ पे कोई भी एप्सिलन नहीं है। ये जो है ना, ये पॉजिटिव क्लोजर है, ये क्लोजर है। दिस इज वन और मोर अकरेंस, दिस इज जीरो और मोर अकरेंस। इसीलिए यहाँ पे एप्सिलन लगता है और यहाँ पे एप्सिलन नहीं लगता। ओके। नेक्स्ट, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इन दोनों में से कोई भी एक है तो इसका रेगुलर लैंग्वेज होगा ये एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अब ये जो आखिरी का रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका रेगुलर लैंग्वेज मैंने तुम्हें बताया है, ये हमेशा दिमाग में रखना, ये हमें लगभग हर एक जगह पे इन फ्यूचर काम में आने वाला है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो ए बी क्लोजर है, इसका जो रेगुलर लैंग्वेज है, ये जो रेगुलर लैंग्वेज है ये तुम्हें हमेशा एक इवन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसको भी याद में रखना। और ये चीज़ हमारे काम में कैसे और कब आने वाली है ये तुम्हें बाद में खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करेंगे, एक अलग तरीका अपनाने वाले हैं और वो तरीका ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे पता है कि कभी कभी मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फोर्स कर देता हूँ, बट तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें एग्ज़ाम्स के अंदर जीतना है तो प्रैक्टिस के अलावा और तुम्हारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ये होमवर्क प्रॉब्लम्स फ्री में सॉल्व करो। अगर तुम ये होमवर्क प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, आंसर्स मुझे सेंड करते हो, अगर वो आंसर्स सही है तो मैं अपने तरफ से मेरे नोट्स के ऊपर तुम्हें एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दूंगा, जिन नोट्स के अंदर एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे और प्रॉब्लम्स हैं।
और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सारे मैं सॉल्व करूंगा, तुम्हें इजी प्रॉब्लम्स दे दूंगा। फेयर इनफ। अब हमारे पहले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट अल्फाबेट ओवर समेशन ऑफ ए एंड बी, या ए कॉमा बी। अब देखो, एक चीज तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, विच इज, जब तुम ऐसा कुछ देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम रेगुलर लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, दैट रेगुलर एक्सप्रेशन वुड कंटेन या तो ए या बी, उसके अलावा और कोई भी तीसरा अल्फाबेट उसके अंदर नहीं होने वाला। इट्स लाइक दैट रेगुलर एक्सप्रेशन वुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बीज, कोई भी बाकी की चीजें उसके अंदर नहीं होने वाली। इसका मतलब ये होता है। अब हम इस क्वेश्चन को यहां तक रीड करेंगे क्योंकि इसका मतलब क्या है वो तो तुम्हें पता चल चुका है। देखो, स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ डिफरेंट अल्फाबेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट और एंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो या तो ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड हो सकता है, या तो बी से स्टार्ट होकर ए पे एंड हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई वे नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम लोग। हमारा जो स्ट्रिंग है आर इज इक्वल टू, बिकॉज आर इज रेगुलर एक्सप्रेशन, आर इज इक्वल टू, हमारा जो स्ट्रिंग है वो या तो ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड हो सकता है, या तो का मतलब प्लस होता है, आइदर इट कैन स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी, और इट कैन स्टार्ट विथ बी एंड एंड विथ ए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर ये तो बता दिया कि स्ट्रिंग अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट और एंड हो रहा है, बट क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि उस स्ट्रिंग के बीच में क्या है। स्टार्टिंग और एंडिंग बता दी, बट बीच में क्या है ये थोड़ी बताया। तो हम बीच में क्या लिखेंगे? अब हमें ये पता है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है दैट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो इसीलिए बीच में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा ना, राइट। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बीच में इज ओके। तो ऐसा कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन है विच डिफाइंस और सिंबलाइजेस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ए स्लैश बी स्टार, ए स्लैश बी स्टार, इसका मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया इस रेगुलर लैंग्वेज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जंप करता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं तुम्हें एज एन होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्ट्रिंग एंड्स विद 011 ओवर समेशन ऑफ 0,1। अब ये जो समेशन ऑफ 0,1 है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग होने वाला है उस स्ट्रिंग के अंदर 0 और 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि दैट स्ट्रिंग वुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, दैट्स इट। उसके अलावा और उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ओके, अब फिर से पढ़ते हैं यहाँ तक, क्योंकि इसका मतलब क्या है तुम्हें पता चल गया है। स्ट्रिंग एंड्स विथ 011, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है दैट एंड्स विथ 011, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये तो बता दिया गया है कि हमारा स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ 011, बट उस एंडिंग से पहले क्या है वो तो बताया ही नहीं। तो इसीलिए यहां पे कुछ भी चलेगा, बट वो जो कुछ भी है दैट कुछ भी शुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, उसके अंदर 0 और 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे दैट कुछ भी शुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। तो यहाँ पे व्हाट इज डिनोटेड एज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0/1 और यहाँ पे स्टार। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया फॉर दिस रेगुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट, स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी बी एज अ सबस्ट्रिंग ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। अगेन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रिंग हमारा होगा उस स्ट्रिंग के अंदर ए और बी के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, या दैट स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई भी तीसरा अल्फाबेट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी बी एज अ सबस्ट्रिंग ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। देखो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर बीच में ए बी बी होगा एज अ सबस्ट्रिंग। जो भी हमारा स्ट्रिंग है
उसके अंदर बीच में होगा ए बी बी एज अ सबस्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग इज कंटेनिंग ए बी बी एज अ सबस्ट्रिंग ना, मतलब बीच में ए बी बी होगा। अब क्वेश्चन के अंदर ये तो बता दिया गया है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर बीच में ए बी बी होगा, बट उसके अंदर ये बताया ही नहीं है कि उस ए बी बी के इधर क्या होगा और उस ए बी बी के इधर क्या होगा। तो इसीलिए इस ए बी बी के इधर कुछ भी चलेगा और इस ए बी बी के इधर भी कुछ भी चलेगा, बट अगेन वो जो कुछ भी है दैट कुछ भी शुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है उसके अंदर ए और बी के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला, और दैट स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। इसीलिए इस ए बी बी के आजू बाजू दैट शुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। सो व्हाट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी? ये तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी ये और ए बी, ठीक है। अब अगर तुम्हें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन समझ गए होंगे तो तुम्हें फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करते आना चाहिए, इसीलिए फिफ्थ क्वेश्चन को मैं तुम्हें एज एन होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। थर्ड लास्ट सिंबल इज ए ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। अगेन इसका मतलब यह है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर ए और बी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, या इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, राइट। तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे। थर्ड लास्ट सिंबल इज ए, ठीक है, मतलब 1 2 3 थर्ड लास्ट सिंबल इज ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये तो बता दिया है कि थर्ड लास्ट सिंबल ए है, बट इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया है कि अगर थर्ड लास्ट सिंबल ए है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा। तो अगर इस प्लेस की बात की जाए तो यहाँ पे या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, और अगर इस प्लेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दिस प्लेस आइदर ए और बी इज पॉसिबल, एंड इन दिस लोकेशन ऑल्सो आइदर ए और बी इज पॉसिबल, राइट। तो अभी आइदर ए और बी का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये इन दोनों में से कोई भी एक। जब मैं तुम्हें ये समझा रहा था मैंने तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इसका मतलब क्या है, आइदर ए और बी, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a/b, मतलब आइदर ए और बी, और यहाँ पे भी आइदर ए और बी, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन के अंदर ये तो दिया गया है कि लास्ट थर्ड सिंबल ए है, और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि अगर लास्ट थर्ड सिंबल ए है तो यहाँ पे क्या हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है। बट क्वेश्चन के अंदर ये भी नहीं बोला गया है कि अगर थर्ड लास्ट सिंबल ए है तो इस ए के पहले क्या है, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ बताया नहीं गया है, बट हमें ये पता है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी और स्ट्रिंग कंटेन करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी चलेगा, एंड अगेन दैट कुछ भी शुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, सिंपल एज दैट। तो अभी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a/b स्टार, ओके। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। नाउ अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ 1 एंड हैज ऑड लेंथ और स्टार्ट्स विथ 0 एंड हैज इवन लेंथ ओवर समेशन ऑफ 1,0, ऑफ कोर्स वो लिखना मैं भूल गया। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला लाइन इज फॉर पार्ट नंबर 1, दूसरा लाइन इज फॉर पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट नंबर 1 से प्यार करेंगे, पार्ट नंबर 1 की ही बातें करेंगे। स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ 1, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ 1 एंड हैज ऑड लेंथ। इसका मतलब क्या है? जब मैं तुम लोग को टेबल समझा रहा था, गला फाड़ फाड़ के मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो रेगुलर लैंग्वेज है, ये रेगुलर लैंग्वेज तुम्हें हमेशा एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसका लेंथ इवन है, और इस रेगुलर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा हर एक चीज़ का तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ईजी। अब तुम्हारे मन में दो सवाल आ रहे होंगे। सवाल नंबर 1 इज़ कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और सवाल नंबर 2 इज़ कि यही यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके जगह पे तू 0 1 क्लोजर भी लिख सकता था, या 1 0 स्टार या क्लोजर ही भी लिख सकता था। ये क्यों यहाँ पे लिख दिया? देखो
मैंने तुम लोग को बोला था कि ये रेगुलर लैंग्वेज तुम्हें एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसका लेंथ इवन है, और इस रेगुलर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन ये है विच इज़ दिस। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा अब कि ये और ये तो सिमिलर नहीं दिख रहा है वो सिमिलर। अब वो क्यों नहीं दिख रहा है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मान लो कि ये और ये सिमिलर है, तो अगर ये और ये सिमिलर है तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है वो तुम्हें एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसका लेंथ इवन है। मतलब तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तुम्हें इवन रिटर्न कर रहा है और हमारे पास 1 ऑलरेडी है, तो ये जो 1 है वो उस इवन को ऑड कर देगा जो कि हमें ऑलरेडी चाहिए। तो इससे हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुम्हारे मन का जो दूसरा सवाल था विच इज़ यही क्यों, इसके जगह पे 0-1 क्लोजर भी लिख सकते थे, 1-0 क्लोजर भी लिख सकते थे। देखो द थिंग इज़ कि यहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमें नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया है कि यहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्वेश्चन में हमें बस ये बताया गया है कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि यहाँ पे देयर इज़ गोइंग टू बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, और इसीलिए हमने 0 और 1 का हर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिया, 0-0 1-1 0-1 1-0, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं तो हम क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में हम हर एक कॉम्बिनेशन लिखेंगे, सिंपल एज दैट, राइट। तो ये है स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद 1 एंड हैज़ ऑड लेंथ, इसका इवन लेंथ हो गया और ये 1 था तो इस 1 ने उस इवन को ऑड कर दिया, तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है प्लस। अब अगेन यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जो भी मैं लिखूँगा उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें दूंगा। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है, एवरीथिंग इज़ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। अब तुम्हारे मन में अगेन 2 सवाल आ रहे होंगे, 3 सवाल आ रहे होंगे। सवाल नंबर 1 इज़, एंड वन मोर थिंग, मैं तुम्हारे उस सवाल का आंसर करना भूल गया था कि ये और ये तो सिमिलर नहीं दिख रहा है, बट ये सिमिलर है क्योंकि ये जो स्लैश है इसका मतलब और होता है ना, या तो ये या ये या ये या ये। अगर सपोज इनमें से किसी भी एक को हमने कंसिडर किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 0-1 को कंसिडर किया, तो ये ऐसे बन जाता है ना, तो ये और ये तो सिमिलर है, राइट। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या है, ये क्या नया माजरा है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि यही यहाँ पे क्यों है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि ये यहाँ पे कहाँ से आया, क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि वो बटला चुटका वहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। देखो, स्टार्ट्स विद 0 एंड इवन लेंथ, राइट। तो स्टार्ट्स विद 0 एंड इवन लेंथ का मतलब क्या, अब ये जो चीज़ है ये तुम्हें इवन लेंथ रिटर्न कर रही है, बट हमारे पास एक 0 ऑलरेडी है जो कि उस इवन को ऑड में कन्वर्ट कर रहा है। तो अभी हमारे पास ऑड है बट हमें तो इवन चाहिए ना, तो हमें उस ऑड को अगेन इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने उस बटले छुटके को वहाँ पे रखा है। हमारे पास ऑड था, हमें उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे वो ऑड का इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो जो कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो जो कुछ है, वो कुछ हमें नहीं पता क्या होगा, बट हमें ये पता है कि वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, इन दोनों में से कोई तो एक चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0+1 लिखा, दोनों में से कोई भी एक, या तो ये या तो वो, इसका मतलब ही वो था, राइट। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ताकि वो जो बटला चुटका है वो इस ऑड को इवन में कन्वर्ट कर सके और हमारा इवन लेंथ हमें मिल सके। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।